ऐसे हमारे राधा मोहन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, सुनील बंसल जी और यहाँ दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, भाई महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे उत्तर प्रदेश से सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और हमारे कार्य समिति के सभी सदस्यगण, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज उत्तर प्रदेश के कार्य समिति में आप सबके साथ शामिल होने का सौभाग्य मिला और आप सब से चर्चा करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं प्रदेश कार्य समिति और प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात बिना बाबा विश्वनाथ जी को याद किए हुए, हमारे भगवान राम की जन्मभूमि को याद किए हुए और श्री कृष्ण जी की भूमि को बिना याद किए और नमन किए हम आगे बढ़ नहीं सकते। मैं अपनी ओर से इस पवित्र धरती को नमन करता हूं। यह धरती जिसने वैदिक काल से ही संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर चाहे वो भारद्वाज ऋषि थे, गौतम ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, विश्वामित्र जी थे या वाल्मीकि जी, सबका आशीर्वाद और कर्मस्थली और संतों का आशीर्वाद जिस धरती को मिला वो उत्तर प्रदेश, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। अगर मैं इस धरती को याद करूं तो शिवालिक रीजन को भी याद करता हूं, विंध्याचल को भी याद करता हूं और जो हमारी गैंजेटिक प्लेन्स हैं उनको भी याद करता हूं। विविधता में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, ऐसी धरती को मैं पुनः नमन करता हूं। अगर हम सारनाथ की बात करें तो बुद्ध के प्रवचन की याद आती है। अगर हम बात करें काशी की, अगर हम बात करें अयोध्या की, मथुरा की, तो ये सभी हमारी सांस्कृतिक और हमारी आध्यात्मिक नगरियां रही हैं। इन सब को मैं नमन करता हूं। और जब मैं काशी की बात करता हूं तो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसी धरती से जो प्रेरणा हम सबको मिलती है और नहीं सिर्फ देशवासियों को, दुनिया को भी लोगों को प्रेरणा मिलती है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। मित्रों, अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से बात करूं तो मुझे खुशी होती है कि आज राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है और एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परिस्थिति हम सबको मालूम है कि इस कारण से भी आई है कि जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काशी से जो उद्गम स्थान राजनीति का बना है, उसने नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति को परिवर्तित किया है। वह भी धरती है तो उत्तर प्रदेश की। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं, वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है। यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, मैं कई बार कहता हूं, राजनीति को अगर समझना हो तो नुकसान क्या हुआ था जब तक वह पता ना हो और याद ना हो तो फायदे का पता नहीं चलता। अगर याद ना हो कि अंधकार क्या होता है तो उजाले की कीमत नहीं होती। आप याद कीजिए, यही उत्तर प्रदेश था। आज से कुछ साल पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। यह तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में जकड़ा हुआ था। यही उत्तर प्रदेश, अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजा
नतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 4 years हैज बिकम अ स्टेट। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बनकर के खड़ा हुआ है। इस बात को और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को राजनीतिक दृष्टि से आगे भी अपने काम को बढ़ाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की इकाई को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बहुत अहम भूमिका अदा की है और सफलता दिलाई है। मुझे खुशी है कि 75 जिला परिषद की सीटों में 67 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। उसी तरीके से अगर हम पंचायत, जिला परिषद के साथ साथ हम ब्लॉक प्रमुखों की सीट्स की बात करें तो 825 सीटों में 648 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। और अगर मैं उसको क्षेत्रवार बताऊं तो हमारा पश्चिम क्षेत्र में 85 सीटें हमने जीती, ब्रज क्षेत्र में हमने 112 सीटें जीती, कानपुर क्षेत्र में हमने 90 सीटें जीती, अवध क्षेत्र में हमने 136 सीटें जीती और गोरखपुर में, काशी में 109 और गोरखपुर में 147 सीटें जीती हैं। मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सफलता दिलाई है। और जिसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें अपने आप का स्थान स्थापित करके एक नए तरीके से विकास में अपना योगदान किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि सिरे से सपा हो बसपा हो, इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, इनको घर बैठने का संदेश दिया है और हमें काम करने का संदेश दिया है। मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं और साथ ही उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को यह भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों के ऊपर जो जिम्मेवारी आई है उस जिम्मेवारी को आप पूरी ताकत के साथ निभाएंगे, यह आशा रखते हुए आपको पुनः मैं बधाई देता हूं। मित्रों, कोरोना की चर्चा पिछले 1 साल में जितनी हुई है दुनिया में, उतनी कहीं भी और कभी भी नहीं हुई थी। हमें नहीं मालूम था कि यह बीमारी कैसे आएगी, हमें नहीं मालूम था कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाएगा, हमें नहीं मालूम था कि इसके असर क्या होंगे और इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या होंगे। लेकिन एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, जिसने प्लेग देखा हो, जिसने इबोला देखा हो, जिसने जीका वायरस देखा हो, जिसने निपा देखा हो, उसके सामने जब स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना की चर्चा होती है तो जहां दिल भी कांपता है, वहीं प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति ने इस कोरोना को और 130 करोड़ के देश को बचाया है। इस बात को भी हमको समझने की जरूरत है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, मैं तथ्य के आधार पर इन बातों को कहना चाहता हूं। आप देखिए क्या जनसंख्या है ब्रिटेन की, आप देखिए क्या जनसंख्या है अमेरिका की, आप देखिए यूरोप की क्या जनसंख्या है, और ये सब शक्तिशाली देश थे। हमारे से स्वास्थ्य के मामले में कहीं कहीं ज्यादा स्वास्थ्य की सुविधाओं से लैस थे, लेकिन इन लोगों ने भी कोरोना की पहली लहर में अपने आप को असहाय पाया। और मैं कई बार बोलता हूं, मीडिया में हर एक तरीके से आंकड़े रखे जाते हैं, स्वास्थ्य के आंकड़े पर मिलियन रखे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो अमेरिका की जनसंख्या जहां 32 करोड़ पर सीमित होती है, तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ की बनती है, इस बात को समझना चाहिए। जहां छोटे देश स्पेन, इटली, जर्मनी, इन्होंने अपने आप को लाचार पाया, वहां भारत को समय पर लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। इस बात को भी हमको समझ
और मैं चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता की दृष्टि से ये सारी बातें हम सबको बतानी चाहिए। जब कोरोना आया था तो हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में हुआ करती थी। आज हमारे पास लगभग 2500 टेस्टिंग लेबोरेटरीज मौजूद हैं। उस समय हम कोरोना की 1500 टेस्टिंग कर पाते थे, 1500। आज हम प्रतिदिन 25 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी भारत की बनी है। इस बात को समझना चाहिए। और ये मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि कहां 1500 और कहां 25 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है। आज हमारी आइसोलेशन बेड 14 लाख हो गए। आज हमारी आईसीयू बेड्स लगभग 90,000 हो गए। इन बातों को हमको समझना चाहिए। और जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो मुझे खुशी होती है कि आप लोगों ने, योगी जी ने टेस्ट ट्रीट स्ट्रैटेजी, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट स्ट्रैटेजी, यानी पहले टेस्ट करो, फिर ट्रेस करो और ट्रेस करके उनको ट्रीट करो, इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए आज हम कह सकते हैं कि आपने 5,70,00,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इस बात को समझना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश ने किया है। अगर मैं टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे की बात करूं तो 1,50,000 यानी 1.5 लाख टेस्टिंग आप प्रतिदिन कर रहे हैं एक स्टेट में। इस बात को हमको समझना चाहिए। लगभग 1260 टेस्टिंग आपने सेंटर्स बनाए हैं। उत्तर प्रदेश ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की प्रशंसा न ही सिर्फ देश में हुई। कल उत्तर प्रदेश की प्रशंसा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी काशी में किस तरीके से उत्तर प्रदेश का काम हुआ है इसके बारे में उन्होंने अपने वक्तव्य में रखा है, बताया है। लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की बारी आती है तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के क्रैग किली जो सांसद हैं वह भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहते और वह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एनी चांस they could loan us their Chief Minister Yogi Adityanath to release the ivermectin sort of mess our hopelessly incompetent state premiers have created। यानी अपने देश के प्रधानों को एक तरीके से प्रताड़ित करते हुए ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमें मिलता और वो इस बात को संभाल पाता तो बहुत ही अच्छा होता। यह बात उन्होंने कही। यह क्या बताता है? यह बताता है कि दुनिया भी मान रही है। और मैं मित्रों हमेशा एक बात कहता हूं, भारत देश को कभी भी किसी देश के साथ कंपेयर मत करो। मैं जब इंटरनेशनल फोरम्स में जाता था तो मैं कहता था डोंट कंपेयर इंडिया विद एनी कंट्री। कौन से कंट्री की क्या कंट्रीज हैं? किसी की जनसंख्या 15 लाख, किसी की जनसंख्या 20 लाख, किसी की जनसंख्या 1 करोड़, किसी की जनसंख्या 2 करोड़, किसी की जनसंख्या 3 करोड़। और हम 1.3 बिलियन पीपल, 130 करोड़ का देश, जब हम ये संख्या बताते हैं दुनिया को और हम ये कहते हैं कि आपके यहां जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में तो हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर और इलाहाबाद और लखनऊ की जनसंख्या ही उनके बराबर हो जाती है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों हमारी व्यवस्था, हमारे तौर तरीके, हमारे काम करने के तरीके और ये दुनिया को बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को भी बताना चाहिए कि जब हम कोई कार्यक्रम अपने हाथ में लेते हैं तो वह कार्यक्रम किस प्रकार के होते हैं उसको हमको समझना चाहिए। अब आप ऑक्सीजन की बात लीजिए। पिछले साल हम 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। पहले तो हम 300 टन पैदा कर रहे थे। इस साल अप्रैल महीने में हम 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। 130 करोड़ की जनसंख्या को अगर दूसरी लहर में तकलीफ आती है तो उसकी संख्या क्या बनती है? उसकी संख्या बनती है 4 लाख पर डे के हिसाब से कोरोना पीड़ित हुए और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लेकिन इस देश का कमाल देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हफ्ते के अंदर 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन को 9,446 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया। इस बात को समझना एक हफ्ते के अंदर।
ये छोटी घटना नहीं है। मैं चाहता हूं मीडिया वाले इसको नोट करें, मेरे आंकड़ों को नोट करें और वो जानकारी हासिल करें कि जो मैं बोल रहा हूं वो तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। ये छोटी घटना नहीं है। 900 मेट्रिक टन से 9000 मेट्रिक टन तक पहुंचाना और एक हफ्ते के अंदर जल से, थल से, नभ से, तीनों रास्ते से ऑक्सीजन लोगों को जनता के द्वार पर पहुंचाया गया। और यह तब पहुंचाया गया जब दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, जिनको 400 मेट्रिक टन की जरूरत थी, वो 900 की आवाज बना रहे थे और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। सारे विषय दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है भारत के वायुयान ने 1400 सॉर्टीज की है, 1400 उड़ानें भरी हैं सिर्फ ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। आपको मालूम है कि हमारे शिप्स लगे हैं, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है और एक हफ्ते के अंदर आप बात करिए उन लोकोमोटिव ड्राइवर से, किस तरीके से उन्होंने बिना भोजन किए हुए, बिना खाना खाए हुए, बिना नींद लिए हुए अपने ऑक्सीजन एक्सप्रेस को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा करके लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई है। यह हमको समझना चाहिए। यह भारत देश की ताकत है जिसको समझना चाहिए। फ्रॉम 900 to 9000 मेट्रिक टन, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन टैंकर्स की बात करूं, 1040 टैंकर्स थे, आज हमारे पास 1681 टैंकर्स हैं। उस समय हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स 4 लाख थे, आज हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स 11 लाख यूनिट्स हैं। और उसी तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स स्टोर करने की कैपेसिटी हमारी 900 टैंक्स की बनी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से 1500 पीएसए प्लांट्स लग रहे हैं, 1500, और ये 1500 प्लांट्स आपके उत्तर प्रदेश के हर शहर में लग रहे हैं। मैं सांसदों से निवेदन करूंगा, मैं विधायकों से निवेदन करूंगा, मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि जहां जहां ये पीएसए प्लांट्स हॉस्पिटल में लग रहे हैं, ये जुलाई और अगस्त महीने में लगने हैं, इसके लिए पीएम केयर फंड से खर्च किया जा रहा है। आप में से कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता बिना इन स्थानों पर गए हुए, अपनी जिम्मेवारी को बिना निभाए हुए वो नहीं रहेंगे, वो उसको पूरा करेंगे और अपनी नजरों में पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन का प्लांट आपके हॉस्पिटल में ठीक ढंग से लगे, इसकी चिंता करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं तो आपके यहां 416 प्लांट्स लगने हैं, 300 प्लांट्स पर काम चल रहा है। मैं फिर निवेदन करूंगा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सांसदों से, विधायकों से, अपने हॉस्पिटल में जाकर के ये पीएसए प्लांट जो 300 लग रहे हैं, 416 लगने हैं, 300 लग रहे हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा और इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने आपको विपत्ति काल में 1000 मेट्रिक टन उस समय पहुंचाया है, आज आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आज आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, लेकिन इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 81 प्लांट्स लग रहे हैं, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। जो अभी काम चल पड़ा है, एकदम कंप्लीट होने के कागार पर खड़ा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सब लोग उन जगहों को विजिट भी करें, सीएमओ से मिले, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से मिले। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई पीएसए प्लांट में लगने में हो रही है तो अपने राजनीतिक ताकत का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए वह काम को पूरा करने में अपना काम अदा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, अब वैक्सीनेशन की बात पर आ जाए। मैं कई बार, देखिए, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे मालूम है, इतिहास के पन्नों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की दवा जब सारी दुनिया में पहुंच गई तब भारत में आई थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जब सारी दुनिया से समाप्त हो गया था तो भारत में आया था और देने वालों ने कहा था, हां अब हम लोग तो सफिशिएंट हो गए, आप भारतवासी इसका उपयोग कर लीजिएगा। मुझे याद है पल्स पोलियो भी तब पहुंचा था जब दुनिया पोलियो मुक्त हो चुकी थी, तब भारत में पोलियो का अभियान चला था। यह है कांग्रेस की देन। और वो भी पल्स पोलियो का अभियान तब चला जब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने, तो दिल्ली में वो कार्यक्रम चला था जो बाद में दुनिया का कार्यक्रम बना। यह है ऐतिहासिक सच्चाई। लेकिन यहां एक प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कोरोना मार्च और फरवरी में आया पिछले साल, और अप्रैल महीना में उन्होंने टास्क फोर्स बना करके कोरोना की वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया। और पहली बार भारत 9 महीने में
एक नहीं 2-2 कोरोना की वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में तैयार होकर के खड़ी हुई। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने वैक्सीन बनाई, लेकिन जहां वैक्सीन बनाई, उजाला दिया, नई उम्मीद भारत के 130 करोड़ की जनता को एक नया गौरव प्रदान किया, वहीं हमारे देश के कुछ नेता जिनकी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि क्या जवाब दे रही थी, वो कह रहे थे ये वैक्सीनेशन। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। कार्य समिति की बैठक में उनका ये संबोधन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नेता ने तो इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। यह दीगर बात है कि उनके पिताजी ने वो वैक्सीन लगाई और अपने पिताजी के लगाने के बाद बेटे राम भी तैयार हो गए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने ऐसे वक्तव्य दे करके अपना स्तर बताया है, किसी और का स्तर नहीं बताया। इनके चश्मे और इनका फ्रेम कितना छोटा है कि एक प्रधानमंत्री भारत के उद्यमियों को प्रेरित करता है, भारत की पूरी ताकत लगाता है, आर्थिक रूप से पूरी ताकत देता है कि भारत अपना वैक्सीन बनाए और 130 करोड़ की जनता के लिए जनवरी 16 को वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और एक तरफ एक नेता इसको बीजेपी की वैक्सीन बताता है। यह उन नेताओं के स्तर को प्रतिलक्षित करता है। जिनकी इतनी छोटी सोच हो, वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभालेंगे। जो उत्तर प्रदेश, जो देश को दिशा देने वाला प्रदेश है, उसके नेता बनने का मन में इच्छा पालते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, आगे भी देगी। इस बात को हमको बताना चाहता हूं। मित्रों, वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, आज हम 6 से 7 करोड़ वैक्सीनेशन बना रहे हैं। सितंबर महीने तक हम 40 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन बना लेंगे और दिसंबर महीने तक हमारे सारे वैक्सीन मिलाकर के हम 135 करोड़ वैक्सीन तक हम पहुंच जाएंगे। और मैं इसका रोड मैप भी आपको बता देता हूं। कोविशील्ड दिसंबर महीने तक 50 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कोवैक्सीन 40 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कॉर्बेवैक्स ये 30 करोड़ बना लेगी, जाइडस कैडिला ये 5 करोड़ बना लेगी और स्पुतनिक ये 10 करोड़ बना लेगी। कुल मिलाकर के 135 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम 130 करोड़ जनता में जिन लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर है, उन सब लोगों के लिए यह वैक्सीन उनको मुहैया कराना और इसको मॉनिटर करना, उनको प्रेरित करना, यह हमारी जिम्मेवारी होगी। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस काम में जुटें। लोग पहली डोज लेने के बाद सेकंड डोज लें, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो 7.68 लाख डोज 21 जून को आपने पहले दिन ही आपने एडमिनिस्टर किया था। उसी तरीके से आपने लगभग 3 करोड़ 88 लाख डोजेज आपने ले लिए हैं और 3 करोड़ में फर्स्ट डोज जो है वो 3 करोड़ 26 लाख है और दूसरी डोज जो है वो 62 लाख है। मित्रों, यह भी हमको समझना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को यह काम है, यह जिम्मेवारी है कि जिन 3 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज अभी हम 62 लाख तक पहुंचे हैं, इसको 3 करोड़ से ऊपर बढ़ा करके ले जाना है। इसलिए उनको भी वैक्सीनेशन कराना है, इस बात को हमको देखना पड़ेगा। और हमारी जो है कि 10 लाख पीपल डेली, हम 10 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन हम करेंगे, तो यह हमको जुलाई 31 तक पूरा करना है। इस काम के लिए हमको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और इसका जो आपके बीजेपी वैक्सीन कहा गया, इसका मुंह तोड़ जवाब आप उत्तर प्रदेश के एक 18 साल के बच्चे से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये मैं आपसे आशा भी करता हूं। और ये
मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम के रूप में इसको निभाने की बात भी कहना चाहता हूं। उसी तरीके से मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी घोषणा की है। पिछले साल लगभग मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निर्णय किया था। इस वर्ष भी अप्रैल महीने से लेकर दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का हमने निर्णय किया है, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको अपना कार्यक्रम बनाए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेट बने हैं, वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके तहत लोगों को यह सुविधा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इस बात को भी आप पूरा का पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं स्वतंत्र देव जी से निवेदन करूंगा, मैं सुनील बंसल जी से निवेदन करूंगा, मैं राधा मोहन जी से निवेदन करूंगा कि उनके देख रेख में उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंतिम व्यक्ति को ये राशन पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी और इस काम को अपने साथ आत्मसात करना पड़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि लगभग 4,41,576 मीट्रिक टन ये गेहूं आपने पिछले महीने उठाया है और 2,94,384 मीट्रिक टन आपने चावल उठाया है, जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुट करके लगे और गरीब लोगों तक यह राशन सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। यह हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हमारे मध्यम वर्ग के जो उद्यमी हैं उनके लिए MSME सेक्टर में खर्च हो रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ खर्च हो चुका है और 1,10,000 करोड़ खर्च हो चुका है। हम चाहेंगे कि हमारे लोग इसमें अपने आप को शामिल करें और जो उद्यमी सेक्टर है, मैं यहां भी निवेदन करूंगा स्वतंत्र देव जी से कि हर छोटे बड़े शहर में जो ये उद्यमी हैं, MSME सेक्टर के लोग हैं, इनको बुलाएं, इनकी बैठक करें, इनसे पूछें कि मोदी जी के द्वारा भेजा गया 3 लाख करोड़ रुपए यह तुम्हारे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तुम इसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आप उसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके साथ जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च हो रहा है। मैं चाहूंगा हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि, ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, रजिस्टर कराने में और उनके द्वारा उनके गांव में एग्रीकल्चर में यह पैसा कैसे और किस लिए खर्च हो, इसकी नीति बनाने का काम आप सब लोग करें। मित्रों, समय माफ नहीं करेगा अगर हमारे सांसद, हमारे विधायक इस काम से न जुड़े। कोई प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ रुपए, सब लोग बोलते थे एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन और किसान नेता बनने का दम भरते थे, लेकिन सही मायने में किसानों का भला किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं, मैंने जो काम किया, जो उन्होंने काम किया उसके आधार पर कह रहा हूं। 1 लाख करोड़ रुपए और किसके कहने पर खर्च होगा? कृषि भवन के अधिकारियों के कहने पर खर्च नहीं होगा, कृषि भवन में बैठे हुए अधिकारियों की योजना पर नहीं खर्च होगा। आप सांसदों और विधायकों के फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में जिस मंडी पर आप खर्च करना चाहोगे, जिस विषय पर आप खर्च करना चाहोगे, जिस कोल्ड स्टोरेज पर आप खर्च करना चाहोगे, जिस स्टोरेज पर आप खर्च करना चाहोगे, वह खर्च करने की इजाजत आपको प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। यह ताकत आपको दी है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ें। उसी तरीके से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। देश में लगभग 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 10-10 हजार रुपए देना है। हम सब लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सारे जो भी रेड़ी वाला, फेड़ी वाला,
ठेला वाला, इन सब लोगों को संपर्क करें, उनको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुम्हारे व्यवसाय के लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था की है। उनको जोड़े, उन तक ये पैसा पहुंचे और वह इन पैसों का उपयोग कर सके, यह करना हमारी जिम्मेदारी होगी। मित्रों, 2014 से पहले कृषि का बजट 1,21,000 करोड़ था। आज 2 करोड़ 11 लाख कृषि का बजट हो गया है, जस्ट डबल। किसान नेता बोलते थे, करते नहीं थे, ये करके दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें लगभग 10 करोड़ किसानों को 1,36,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और उसी तरीके से जो 14 मई को 8वीं किस्त दी गई, उसमें 9.5 करोड़ किसानों को लगभग 19,000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को इसका लाभ मिला है, 2 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को इसका लाभ मिला है और 52,000 करोड़ रुपए में 8वीं किस्त खर्च की गई है उत्तर प्रदेश में, जो सीधे उनके खाते में गया है। कितने लोगों के खाते में गया है? 2 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 52,000 करोड़ रुपए उनके खाते में सीधे गया है। यह उत्तर प्रदेश की मैं कहानी सुना रहा था। उसी तरीके से अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में 2018-19 में 10,883 करोड़ खर्च हुआ, 2019-20 में 14,185 करोड़ खर्च हुआ और 2020-21 में इनको फार्मर्स को 14,185 करोड़ दिया गया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना की बात कर रहे हैं, यानी बहुत ही कम प्रीमियम में 3,000 की पेंशन लगाने का। कभी हमने सोचा था कि किसान को पेंशन मिलेगी? कभी सोचा था? 3,000 रुपए उनको पेंशन देने का काम इस बात को भी लिया गया। उसी तरीके से फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी गई। पहले तो नीम कोटेड फर्टिलाइजर बनाया गया। पहले जब फर्टिलाइजर बांटा जाता था तो वहां लाठी चार्ज होती थी, क्योंकि वो ब्लैक होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड फर्टिलाइजर करके किसानों के लिए फर्टिलाइजर की पूरी बहुतायत पहुंचा दी और 2,400 की बोरी 1,200 में दी जा रही है। 1,200 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं किसानों के लिए, यह हमको समझना चाहिए। यानी अगर आपके पास 2,400 है तो आप 2 बोरी खरीद के जा सकते हो, जो पहले 1 बोरी आप 2,400 में खरीदते थे, अब 1,200 में आपको मिल रही है। तो 1 बोरी मोदी जी की तरफ से आपको मिल रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस काम को भी हम लोगों ने पूरी ताकत से जोड़ा है। उसी तरीके से लगभग 22 करोड़ लोगों का सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुका है, यह काम हुआ है। स्वामित्व योजना के तहत आपको मालूम है, आज से पहले किसान की जमीन पर बना हुआ मकान, इस पर कभी भी लोन नहीं मिलता था। यह प्रॉपर्टी राइट्स में नहीं आता था, इसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी और इससे आपकी आमदनी के बारे में आपकी योजना नहीं चलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना चलाया है। ड्रोन के माध्यम से आपका खसरा नंबर, आपकी जमीन उसको नापी जा रही है और नापने के साथ साथ उस पर बिल्डिंग जो खड़ी है वो कितने मीटर पर खड़ी है यह उसमें से निकाला जा रहा है और आपको उसका प्रॉपर्टी राइट्स दिया जा रहा है, ताकि आप उस पर लोन ले सको और वह आपकी झगड़े निपटाने के लिए एक योजना के तहत काम हो रहा है। और लगभग 7 लाख बेनिफिशियरीज स्वामित्व योजना में इस पे काम कर चुके हैं और अभी सर्वे 46,652 विलेजेस में काम चल रहा है। और आपके यहाँ जो प्रॉपर्टी राइट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें 5,015 विलेजेस में काम चला है, 166 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम चल रहा है। इस तरीके से स्वामित्व योजना को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मित्रों, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आयुष्मान भारत पर चर्चा करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप बताइए, किसी गरीब आदमी को अगर बाईपास सर्जरी करानी पड़ जाए तो क्या उसकी जमीन नहीं बिक जाती थी? क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोग नहीं थे जो बिना इलाज के या तो इस दुनिया को छोड़ गए या इलाज कराते कराते अपनी जमीन गिरवी रख गए? क्या आपने देखा कि उन्होंने अपनी बीमारी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर दी और यह कहा कि यह तो ईश्वर की मर्जी है, इसी कारण से हम ऐसा कर रहे हैं? लेकिन हाँ, आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का इंतजार था।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत लागू किया, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, 55 करोड़ का मालूम है, अमेरिका का इलेक्शन होता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ओबामा हो, चाहे बाइडेन हो, सब हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं। कितनी संख्या है इनकी? 32 करोड़। और जब हम बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं आयुष्मान भारत को, तो याद रखना, सारा अमेरिका, सारा कनाडा, सारा यूरोप, सारा मेक्सिको, इस सारे को मिला लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, 5 लाख रुपए का सालाना कवरेज, 2000 किस्म के ऑपरेशन करने की सुविधा, यह प्रदान आयुष्मान भारत ने की है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इसका लाभ 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने अभी तक उठा लिया है। और भारत सरकार ने, मोदी जी ने इस पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 करोड़ 18 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी है। 1 करोड़ 18 लाख। और ये कौन है 1 करोड़ 18 लाख? रेडी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, मेड सर्वेंट, जो घर में काम करती है महिला, ये हमारे रैक पिकर्स जो कूड़े में से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, ऐसे गरीब लोग, इनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया है। और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 1 करोड़ 18 लाख है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 7 लाख लोगों पर यह पैसा खर्च हो चुका है और 735 करोड़ रुपए इस पर उत्तर प्रदेश में खर्च हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो आपने अपने यहाँ पर आरोग्य अभियान चलाया, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान चलाया, वो अलग है, योगी जी ने चलाया, जिसके तहत वो गरीब लोगों को ये सुविधा पहुंचा रहे हैं। मित्रों, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसका अंदाजा लगाओ, अगर हम ना होते तो क्या होता, अगर बीजेपी नहीं होती तो क्या होता, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो क्या होता, और क्या हाल होता भारत का, क्या स्थिति थी। और ये मैं आपसे सिर्फ 7 साल पहले की कहानी सुना रहा हूं। आज ये सारा डिजिटल है। आयुष्मान भारत में 1 पैसा भी मरीज को नहीं मिलता है, सीधा उस अस्पताल को जाता है जहां उसका ऑपरेशन हुआ है। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो इट इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो आज चल रहा है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट। अमेरिका को पिछाड़ दिया। यूरोप का कोई देश नहीं बचा जो भारत के सामने टिक सके वैक्सीनेशन में। और अगर मैं इसको हेल्थ का प्रोग्राम कहूं तो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, वहां चर्चा करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इस पर चर्चा होती है। छोटे छोटे देश 10 तरीके से इस पर नसीहत देने की कोशिश होती है। भारत ने आयुष्मान भारत के तहत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इस बात को समझना चाहिए। और योगी जी ने भी अपना जन आरोग्य अभियान को लेकर के उसको पूरा किया है। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार इन बातों को इसलिए कहता हूं, देखिए राजनीति में आपके आने से फर्क क्या पड़ा, इसको जब तक आप पहचानेंगे और एहसास नहीं करेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं सकेंगे। मित्रों, मैं पहली बार 1998 में स्वास्थ्य मंत्री बना। उस समय जब मैं देश के फोरम पर आया करता था तो चर्चा होती थी बीमारू राज्य, और बीमारू राज्य में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का होता था। यह मैं आपको 1998 की बात कर रहा हूं। यह चर्चा होती थी नेशनल फोरम्स में, बीमारू राज्य। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनको जोड़ करके बीमारू बनाते थे। और उसमें जो बीमारू का यू था वो उत्तर प्रदेश के लिए था। ये हमने देखा है, सुना है। आज जब मैं आपके साथ चर्चा करता हूं तो मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि आपका जो बजट था, जो 2 लाख करोड़ रुपए 2014 में था, वो आज बढ़ करके 5.5 लाख करोड़ हो गया है। यह परिवर्तन आया है पिछले 4 साल के अंदर। आपका जो वैट का कलेक्शन था वो 49,000 करोड़ था, आज वो बढ़ करके 12,000 करोड़ रुपए हो गया है। 49,000 करोड़ से बढ़ करके 12,000 करोड़ रुपए हो गया है।
उसी वैट का 49,000 करोड़ हो गया, 12,000 से बढ़कर के, सॉरी। उसी तरीके से जीडीपी में आपका योगदान 10.90 लाख करोड़ था, आज आपका जीडीपी में योगदान 21.73 लाख करोड़ हो गया है। आप उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे रैंक पर आज उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया है, दूसरे रैंक पर। ये उत्तर प्रदेश जहां माफिया, गुंडागर्दी, जातिवाद के दंगे, हर एक तरीके के दंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, बीमारू का यू था, वो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंक पर आकर के खड़ा हो गया। उसी तरीके से आपकी पर कैपिटा इनकम पर ईयर जो 2014-15 में 47,116 थी, वो बढ़कर के 94,495 हो गई। मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले मेरे आंकड़े नोट कर लें, चर्चा करें। हम आंकड़ों के आधार पर चर्चा करते हैं, हवा में बात नहीं करते। ये पर कैपिटा इनकम आज आपकी 47,116 से बढ़कर 94,495 पर प्रति साल हो गई है। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से बढ़कर के 4 लाख लोगों को गवर्नमेंट ने 4,19,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। 90,000 यूथ को अभी एम्प्लॉयमेंट अगले 4 महीने में दिया जाएगा, इसकी योजना बनी है। मित्रों, 4 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए, 4 years नॉट इवन ए सिंगल दंगा। आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश का बच्चा पैदा होता था तो वो एक ही शब्द जानता था, कर्फ्यू। आज कर्फ्यू लग गया, आज यहां लग गया, आज वहां लग गया, आज वहां लग गया, यहां लग गया। इन सब चीजों से मुक्ति दिलाई है तो उत्तर प्रदेश में 4 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। मुजफ्फरपुर का दंगा आपको याद है, आपको अन्य दंगे याद हैं। ये राजनीति के जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यह पॉलिटिक्स को भी टूरिज्म की तरह ही लेते हैं। जब मेरा मौसम आएगा तो मेरी रहेगी, जब तुम्हारा मौसम आएगा तो तुम्हारी रहेगी। ये सेवा के लिए नहीं आते। इसलिए तथ्यों के आधार पर हम चर्चा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, बदलता उत्तर प्रदेश किस तरीके से खड़ा हुआ है, उस बात को हमको समझना चाहिए। आज एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे, बलिया लिंक एक्सप्रेस हाईवे, सब पर काम चल रहा है। कभी सोचा था एक्सप्रेस वे और उत्तर प्रदेश, ये एक्सप्रेस और उत्तर प्रदेश ये कहीं मेल खाते थे? आज आप विकास की एक नई कहानी लगाते हुए आप एक छलांग लगा रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, उस एयर कनेक्टिविटी के लिए पूरी ताकत से काम हो रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को बधाई भी देता हूं, और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। फिल्म सिटी का काम नोएडा में अच्छी तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से आपदा को अवसर में बदलने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बखूबी एक प्रमुख भूमिका निभाई है, और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है उत्तर प्रदेश। ये एमर्ज कर रहा है वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। मेक इन इंडिया में ये अपने आप में एक अच्छा काम कर रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके तहत सामाजिक कार्य बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। बहुत से एमएसएमई के लिए स्कीम्स को आगे बढ़ाने का काम किया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए 56,754 एंटरप्रेन्योर्स को आपने दिया है, और उसी तरीके से हर स्कीम के माध्यम से उत्तर प्रदेश को आपने विकास की ओर बढ़ाने का काम किया है। मैं जहां उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, योगी आदित्यनाथ जी और उनके सारे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बधाई देता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 4 साल का वक्फा, 4 साल की अवधि बहुत छोटी होती है। जो लोग प्रशासन में रहते हैं उनको मालूम है कि 4 साल में क्या परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आपने ये परिवर्तन करके दिखाया है। इसके लिए मैं योगी सरकार को, योगी जी को बधाई देता हूं, उनके मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं जिन्होंने इस काम को किया है और इसको बखूबी निभाया है। मित्रों, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी ये जिम्मेवारी है कि जो काम जिस तन्मयता के साथ हमारे नेता कर रहे हैं उसको जमीन तक पहुंचाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। अगर वैक्सीनेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है, अगर वैक्सीनेशन वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोग्राम है, तो उसको धरती पर उतारना हमारा काम है। इस बात को हमको समझना चाहिए।
अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 किलो चावल या गेहूं देने का काम और 1 किलो दाल देने का गरीब के घर तक पहुंचाने का काम अगर मोदी जी और योगी जी ने पकड़ा है तो उनके घर तक पहुंचाने का काम हमारा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से ये जो विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, ये जो विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, ये जो कनेक्टिविटी का कार्यक्रम चल रहा है, ये लोगों को साथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट देने का कार्यक्रम चल रहा है और नई उत्साह के साथ नई छलांग लगाते हुए उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालते हुए विकसित राज्य के रूप में खड़ा करने का काम संकल्प जो 4 साल के अंदर किया है, उसको हमको आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं पॉलिटिकल वर्कर्स को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हम हमेशा मैं बोलता हूं, अपना एजेंडा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नक्शे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नक्शे में देश का काम करना यही उसके नक्शे में है। वी कैनॉट बी सब्जेक्टिव, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। ये हमको मौका मिला है मित्रों। 60 साल मेरी उम्र हो गई, मुझे याद है मैंने कई सरकारें देखी हैं, मैंने अपनी जवानी में देखा है, सब कुछ देखा है। सब कुछ होने के बावजूद भी सत्ता की इच्छा लोगों की सेवा की नहीं रही, इसलिए भारत पिछड़ता रहा। आज के मौका हमको मिला है कि हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं। 130 करोड़ देश के तकदीर और तस्वीर बदलने में लगे और ऐसे समय में हम पीछे रह जाएं, यह संभव नहीं होगा। और हमें देश भी माफ नहीं करेगा, समाज भी माफ नहीं करेगा, दुनिया भी माफ नहीं करेगी। यह हमारी प्राइमरी जिम्मेवारी बन जाती है कि एक पार्टी के सेवक के रूप में इन सारी चीजों को धरती पर उतारना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश ये एक विकसित रूप में खड़ा हो दुनिया के सामने। आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जब मोदी जी जाते हैं तो वह कोई भारत के नेता नहीं कहलाते हैं, वो दुनिया के नेता और स्पोक्समैन के रूप में उनको देखा जाता है। तो उनको ताकत प्रदान करना और अपने देश की तस्वीर बदलने में योगदान करना ये हमारी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है, मैंने आपसे कुछ मन की बातें शेयर की हैं, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है भारतीय जनता पार्टी के। मुझे खुशी है कि आपका प्रादेशिक यूनिट, आपका क्षेत्रीय यूनिट, आपका मंडल यूनिट, आपका विभाग और आपका बूथ सशक्त बूथ के रूप में खड़ा है। और इसलिए इस सशक्त बूथ को और मजबूती प्रदान करते हुए, ताकत देते हुए हम नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़ेंगे और समाज की सेवा में लगेंगे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के सारगर्भित उद्बोधन, प्रेरणादायी संबोधन के लिए हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से आपका देखिए